हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइम्स के पार्ट नंबर 2 की। यानी कि एंजाइम्स का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। जो भी इस लेक्चर पे जंप किए हैं वे पहले पार्ट नंबर 1 देख लें एंजाइम्स के, यानी कि इससे पिछला वाला, ठीक है ना। क्योंकि मैं वहाँ पर आपको एंजाइम से रिलेटेड काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको वो पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा एंजाइम्स का। ये एंजाइम्स का दूसरा पार्ट होने वाला है आपका, जहाँ पर हम बात करेंगे जो भी हमारे प्रॉपर्टीज रह गई थी एंजाइम्स की, जितना हमारा बेसिक रह गया था, ठीक है ना। तो उस बेसिक की बात करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इंड्यूस फिट थ्योरी क्या होती है, आपकी लॉक एंड की थ्योरी क्या होती है। इसके अलावा भी हम इस लेक्चर में काफ़ी कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनको जो है एक बार कहना चाहता हूँ मैं कि रिवीजन और रिकॉल अपना करते रहो। क्योंकि रिवीजन रिकॉल जहाँ आपने छोड़ दिया वहाँ पर समझो आपका CSIR गया। अगर आप CSIR वाकई में करना चाहते हैं तो रिवीजन रिकॉल करते रहे करो। और व्हाट्सअप ग्रुप, जैसे कि आपको पता है व्हाट्सअप ग्रुप है हमारे पास, तो वहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर पूछते रहा करो। या फिर वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पूछने तो वहाँ पर कुछ ऐसी बात बताते रहा करो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप जो है व्हाट्सअप पर थोड़ा एक्टिव रहा करो। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम एंजाइम्स के ऊपर, ठीक है। आज तो हमने कल पढ़ लिया था कि हमारा एंजाइम्स क्या होता है, कि एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन में स्पीड अप कर देता है, ठीक है ना। वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट आपका ये वर्क करता है। इसके बाद हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ क्या है एंजाइम्स की, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी 1 बाय 1 हमने देखने की कोशिश की थी, ठीक है ना। सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने 1 बाय 1 देखने की कोशिश की थी। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि मैंने कल इनके बारे में आपको बता दिया था। हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके थे, हमने बात की थी टर्नओवर नंबर की। टर्नओवर नंबर क्या था कि आपका एंजाइम्स कितनी जल्दी, याद रखना जल्दी की बात करी गई, यहाँ पर टाइमिंग की बात की गई है कि टर्नओवर नंबर की कितनी जल्दी 1 मिनट में कितने एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो है इसका टर्नओवर नंबर। यानी कि किसी भी एंजाइम का टर्नओवर नंबर क्या होता है कि कोई भी एंजाइम्स 1 मिनट में कितनी जल्दी आपका सबस्ट्रेट से आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है इसका टर्न ओवर नंबर, जिसको हम के कैट, याद रखना के कैट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे आगे जब हम इसका काइनेटिक्स देखेंगे के कैट, और आगे से क्या होता है के कैट क्या होता है, वी मैक्स क्या होता है आपका, वी क्या होती है आपके, ठीक ना। तो ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। इसके बाद मैंने ये डायग्राम से आपको समझा दिया था कि अगर आपकी एनर्जी बैरियर हाई है, तो यहाँ पर जो मेंढक है, जो फ्रॉग है, वो पानी में बहुत आराम से जा पाएगा, यानी कि 1-2 ही जा पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम एनर्जी बैरियर को लो कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मोस्ट ऑफ मेंढक जो है पानी के अंदर चले जाएंगे। ये भी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को भी हमने देख लिया था कि एंजाइम्स जो होता है बेसिकली किन किन नामों से जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट जो था इसमें हमने बात की थी कि जो आपका कॉन्जुगेटेड होता है, जो एंजाइम्स आपका कॉन्जुगेटेड होता है, वो 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ जाता है। एक पार्ट आपका प्रोटीन का होता है, दूसरा पार्ट आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो आपका प्रोटीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम्स, उसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम्स। और वो नेचर में कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। जबकि जो आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसमें 2 चीज़ आते हैं। एक तो आपका आता है कोफैक्टर में आपका इनऑर्गेनिक, और कोफैक्टर के अंदर ही आपका आता है कोएंजाइम्स, ठीक है ना। बट कोएंजाइम्स में आपका ऑर्गेनिक, याद रखना ऑर्गेनिक जो है नॉन प्रोटीन पार्ट का यूज होगा। मोस्टली क्या होता है इसमें, मोस्टली आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो आपके बी कॉम्प्लेक्स होंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेस में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस बात को याद रखना है। वैसे मैं इसको आपको पीछे भी बता चुका हूँ। चलिए आइए और देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होते हैं अपो एंजाइम्स, बट कैसा होगा, अगर आप अपो एंजाइम्स आपका अकेला है तो ये आपका इनएक्टिव होने वाला है। बट वहीं पर आपका को एंजाइम्स अगर इससे अटैच हो जाए तो वो आपका होलो एंजाइम्स बना लेता है, जो कि कम्प्लीटली एक्टिव होता है, एक एक्टिव एंजाइम्स होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात भी हम कर चुके थे, अभी हम पिछला ही देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये टेबल दिखाई थी मैंने आपको कि ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस किस ने ये टेबल याद करी, सच सच बताओ किस किस ने याद करी। जिसने याद करी उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसने याद नहीं करी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है।
क्योंकि भाई साहब आगे को तो देखो, आगे को जैसा तुम सिलेबस देखते जाओगे ना, इतना हार्ड सिलेबस आने वाला है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपसे याद नहीं हो पाएगी। तो आपसे मैं ये उम्मीद करता था कि आप कम से कम इसको तो याद कर लो, जितना पढ़ा रहे हो हाथ के हाथ रिवीजन रिकॉल करो, सिंपल है याद करनी। देखो सिंपल कैसे हैं वो देखो, ये है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स कौन से होने हैं आपके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होने हैं सबसे पहली बात, ठीक है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका क्या आने हैं, B1 B2 V3 V5 B7 V9 V12, ये ही एंजाइम्स आपके आने वाले हैं, इससे फालतू एंजाइम्स नहीं आने वाले। V1 को हम थियामीन पायरोफॉस्फेट यानी कि जो एक्टिव फॉर्म होती है इसकी, जो कोएंजाइम वर्क करती है वो TPP एंड TDP होती है। कौन सी होती है आपकी, TPP TPP एंड TDT। देखो याद, नाम भी याद रख सकते हो, थियामीन, थियामीन से हमारा पायरोफॉस्फेट लिया गया है, ठीक है ना, थियामीन पायरोफॉस्फेट, बस इतनी बात है, थियामीन पायरोफॉस्फेट। कोएंजाइम्स याद हो गया। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन मैंने आपको बताया था, जो फ्लेविन होता है, फ्लेविन आपका बनाता है FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन आपका क्या बनाता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और इस फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से आपका बनता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो आपके लिए सिंपल है, यहाँ पर फ्लेविन आ रहा है, इसमें भी फ्लेविन आ रहा है, फ्लेविन फ्लेविन मतलब आपका जो राइबोफ्लेविन का कोएंजाइम्स बैठेगा वो बैठने वाला आपका FAD एंड FMN, ठीक है ना। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत। पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन नाम इसका देखो पायरोडोक्सिन है, और आपके जो कोएंजाइम फॉर्म है वो भी पायरोडोक्सल फॉस्फेट है, यानी कि मिलता जुलता नाम याद आ रहा है, तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक एसिड या फिर नियासिन, देखो यहाँ पर निकोटेनिक एसिड या फिर नियासिन आया, और NAD और NADP की जब आप फुल फॉर्म देखोगे तो निकोटीन एमाइड एडेनिल डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। इसी प्रकार निकोटीन एमाइड एडेनिल डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये आपका कोएंजाइम्स, यानी कि देखो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, निकोटीन एमाइड का ही प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, नियासिन का ही प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आपका निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रख सकते हो, बस याद रखना यहाँ पर आपका क्या है, FAD, FAD है, FMN है, बट यहाँ पर FAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इस पॉजिटिव को आपको याद रखना पड़ेगा। नियासिन को आपका विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है, V3 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो पैंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 आपका कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स जो फॉर्म होती है, तो इसकी कोएंजाइम्स की फॉर्म होती है कोएंजाइम्स A, ठीक है ना। क्या होती है, कोएंजाइम्स A, इस बात को याद रख लेना। इसके बाद बायोटीन, बायोटीन में देखो बायोटीन का कोएंजाइम्स जो होता है बायोसिटीन, बायोसिटीन या फिर आपका बायोटीन ही बोल देते हैं इसको। तो प्रोनाउंसिएशन सेम सेम आ रहा है, एक डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन किसका है, किसका आया है यहाँ पर, एक तो पैंटोथेनिक का आया यानी कि कोएंजाइम्स A का आया है, जो आपको याद रखना। बाकी सबका देखो प्रोनाउंसिएशन जो है सेम आ रहा है। बायोटीन का बायोसिटीन, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, विटामिन B9, ठीक है ना। इसका मैंने आपको बताया था कि टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी कि THF, ठीक है ना, THF शॉर्ट फॉर्म इसको THF भी बोल देते हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो आप इतनी बात याद रख सकते हो। इसके बाद विटामिन B12, B12 को आपका साइंटिफिक नेम क्या है, कोवेलामाइन। B12 का जो साइंटिफिक नेम है कोवेलामाइन। देखो सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या लग रहा है, कोवेलामाइन लग रहा है। डीऑक्सी एडेनोसाइल कोवेलामाइन, डीऑक्सी एडेनोसाइल कोवेलामाइन, बड़े आराम से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो जो आपका विटामिन B12 होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी कोरिंग रिंग पाई जा रही है। कैसी रिंग पाई जा रही है, कोरिंग रिंग पाई जाती है। तो आपको उस बात को भी याद रखना है, विटामिन में मैंने आपको बता रखा है। तो देखो ये तो थे आपके जो है कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सबका सेम बैठ रहा है, केवल इस पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड को ही छोड़कर। पेंटाथेनिक एसिड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कोएंजाइम, मतलब जो कोएंजाइम है आपका कोएंजाइम्स A है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हो। अब देख लो रिएक्शन, रिएक्शन और प्रोसेस क्या हो रहा है, याद रखना। विटामिन B2 एंड विटामिन B3, विटामिन B2 एंड विटामिन B3 में यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रिडॉक्स मतलब जहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होता है। अभी हम इसके बाद जो है तुरंत चलने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद देखो विटामिन B1 आपका डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को किसी रिएक्शन से बाहर निकालना। इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि आपका CHO, एल्डिहाइड क्या होता है आपका CHO, ठीक है ना, यानी कि CHO ग्रुप को जो है
ट्रांसफ़र कर रहा है आपका V1, ठीक है। तो 3 बात पता चली। पायरोडॉक्सिन क्या कर रहा है, पायरोडॉक्सिन याद रख लेना अमाइनो एसिड ग्रुप का ट्रांसफ़र कर रहा है पायरोडॉक्सिन। मैंने आपको बताया था कि पायरोडॉक्सिन को हम यूरिया साइकिल में पढ़ेंगे, पायरोडॉक्सिन को हम यूरिया साइकिल में देखने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा देखो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखो जो आपका कोएंजाइम्स ए होता है वो एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है। एसाइल ग्रुप क्या होता है मैंने आपको बता रखा है कि आपका एक आर ग्रुप होता है, एक सी होता है, डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या होता है आपका, कार्बोक्जिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप। चलो मैं आगे बताने वाला हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि एसाइल ग्रुप क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्काइल क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको वैसे तो मैंने कहा इस PDF में एल्केन एल्काइल सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो घबराने वाली कोई ज़रूरत है नहीं हम। इसके बाद बायोटीन देखो, विटामिन B7, विटामिन B7 आपका कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, विटामिन B7 आपका कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। और कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर केवल और केवल आपको बायोटीन में ही दिख रहा होगा। तो याद रख लेना केवल और केवल बायोटीन में हमें कार्बोक्सिल दिख रहा है, विटामिन B1 में हमें डी कार्बोक्सिलेशन चमक रहा है। यानी कार्बोक्सिलेशन में एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बोक्सिलेशन में रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद विटामिन B12 आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट करा रहा है। इंट्रा मतलब क्या होता है, विद इन यानी कि किसी के अंदर ही रीअरेंजमेंट करा रहा है, ठीक है ना, किसी के अंदर ही रीअरेंजमेंट करा रहा है। द विटामिन इन द ह्यूमन डाइट दैट आर कोएंजाइम्स प्रिकर्सर ऑल वाटर सोल्यूबल विटामिन बट एक्सेप्ट सी। यहाँ पर सी जो होता है वो आपका कोएंजाइम्स की तरह कार्य नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी वाटर सोल्यूबल एंजाइम्स है कौन कौन से, WBC मैंने आपको बताया था WBC। तो यानी कि आपका क्या क्या होने वाला है यहाँ पर, विटामिन जितने भी बी में आते हैं वे सब होने वाले हैं। बट सी जो है, सी यहाँ पर कोई भी कोएंजाइम्स नहीं बनाता। सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो आई होप आप अब इस डायग्राम को याद रखने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके लिए कोफैक्टर आ जाता है। अब नहीं हिलूंगा मैं, ठीक है ना, बार बार हिल रहा था मैं। तो देखो मैंने आपको बताया है कि जो आपका आयरन होता है, आयरन आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में पाया जाता है। और ऑक्सीडेज कैसा एंजाइम्स, तो ऑक्सीडेज क्या करता है कि ऑक्सीडेज में आपका जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। जबकि जो कैटालेज, इसके बाद देखो कैटालेज में पाया जा रहा है आपका आयरन परऑक्सीडेज, जैंथाइन ऑक्सीडेज में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका परऑक्सीडेज आपको याद रखना है कि परऑक्सीडेज में आपका जो है आयरन पाया जा रहा है। कॉपर में मैंने आपको बताया था कि लाइसिल याद रखना है एंड सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज याद रखना है, ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ पर जो आपको जिंक, इसके बाद जिंक है, जिंक में आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज याद रखना है कि आपका जिंक कहाँ पर पाया जा रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में पाया जा रहा है, ठीक है ना। मैग्नीशियम आपका कहाँ पर पाया जा रहा है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट याद रख लेना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आपका मैग्नीशियम पाया जा रहा है। इसके बाद मैग्नीज कहाँ पर पाया जा रहा है, तो वो आर्जिनेज में पाया जा रहा है। कहाँ पर पाया जा रहा है, आर्जिनेज में पाया जा रहा है। पोटेशियम आपका पायरुवेट काइनेज में पाया जा रहा है। जब हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल देखेंगे तब हम इस मैग्नीज और आपका पोटेशियम को भी देखने वाले हैं। तो याद रखना जो आपका पोटेशियम होता है वो कहाँ पर पाया जा रहा है, पायरुवेट काइनेज में पाया जा रहा है। निकिल आपका यूरिएज में पाया जाता है, यूरिक साइकिल, ठीक है ना। जब हम यूरिक एसिड साइकिल देखेंगे तब हम इसका जिक्र करेंगे। मोलिब्डेनम आपका कहाँ पर पाया जाता है, मोलिब्डेनम आपका जो है डाइनाइट्रोजिनेज में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और माइक्रोबायोलॉजी के पोर्शन में गेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसके बाद सेलेनियम कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज में पाया जाता है, ठीक है ना। तो बस केवल यही बात है जो आपको याद रखनी है इस कोफैक्टर में। बाकी देखो 1-2 बार देख लोगे, कुछ इतना भारी नहीं है। जब मैं याद कर सकता हूँ तो आप तो बिल्कुल आराम से याद कर सकते हो। याद ही क्या करना, आयरन है, आयरन आप आँख मीच के कह सकते हो कि परऑक्सीडेज में है, ठीक है ना। इसके बाद आँख मतलब जो भी है आप रिकॉल और
अपना रिवीजन करके आराम से इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आप मतलब मैं नहीं बता रहा कि आँख मीच के कैसे करोगे आप, वो आपको मेरे से ज़्यादा पता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये हम कल तक पढ़ चुके थे, ये हम कल तक पढ़ चुके थे। आज असल में हमें नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो अब तक हमने जितना पढ़ा वो हम पहले पढ़ चुके थे। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ करवाने वाला हूँ, यानी कि कुछ और बताऊंगा। सबसे पहले वो आपका होने वाला है कि ऑक्सीडेज किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपकी दो टर्म आती है, एक होती है आपकी ऑक्सीडेशन एंड दूसरी होती है आपकी रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस टर्म को समझने से पहले आप एक बात समझो कि एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है आपका, निगेटिव। और एक होता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, आपका पॉजिटिव। तो जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, यानी कि निगेटिव चार्ज निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर एंटर करेगा, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली एंटर करेगा। बट अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज ही निकल रहा है तब वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, ठीक है ना। ये बात मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो अब देखो यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। अब इसको एक उससे समझो, एक रिएक्शन से, कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ कि Fe2+, अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ इसको Fe3+ में, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, Fe3+ में। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा या फिर आपका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होना, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप मुझे बताओ मन में सोच सोच के कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, आपने बताया मुझे। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसा बता दिया आपने कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया है, मैंने आपको अभी बेसिस बताया कि देखो, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज होता है निगेटिव, एक होता है आपका प्रोटॉन जिस पर चार्ज होता है आपका पॉजिटिव, जिस पर आपका चार्ज होता है पॉजिटिव। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लिखते नहीं हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को हम लिखते नहीं हैं किसी भी एटम के ऊपर, जैसे PO4-, ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं बेसिकली आपका PO4- ऐसा दिखा देते हैं, या फिर हमने Fe2- दिखा दिया, ऐसा दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ना ही कोई E लिखा, ना ही कोई हमने यहाँ पर H लिखा, ठीक है ना, क्योंकि वे साइलेंट होते हैं, उनका लिखने का ज़्यादा उनको लिखा नहीं जाता। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तभी तो यहाँ पर फिर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा से समझ लो भाई साहब, क्योंकि मैं दोबारा भी समझाता हूँ। देखो आपका नॉर्मल कंडीशन में क्या था, Fe2+ था, Fe2+ था, ठीक है ना, Fe2+ था। ये कन्वर्ट हो गया आपका Fe3+ में, किस में कन्वर्ट हो गया आपका, Fe3+ में। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ चार्ज कौन सा बढ़ा, चार्ज हमारा प्लस का, एक चार्ज हमारा प्लस हुआ ना, यहाँ पर एक चार्ज प्लस हुआ। और एक चार्ज प्लस कब होगा, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब होगा, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारा गायब होने वाला है, तभी तो हमारा आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो है Fe2+ से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, मतलब यहाँ पर एक प्रोटॉन हमारा आ चुका है, इसलिए Fe3+ हो गया है, ठीक है ना, Fe3+ हो गया है, ठीक है। दोनों टर्म आपकी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसे नॉर्मल कंडीशन में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद रिडक्शन में क्या होने वाला है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पर होने वाला है, रिडक्शन में होने वाला है। कैसे, तो वो समझो। देखो पहले हमारे पास था Fe3+, ठीक है, Fe3+, ये आपका 3 है, Fe3+। अब ये कन्वर्ट हो गया आपका Fe2+ में, अब ये कन्वर्ट क्या हो गया आपका Fe2+ में। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हुआ।
ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। इलेक्ट्रॉन गेन कैसे हुआ कि देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब माइनस चार्ज आ गया इस पर, देखो 3 पे माइनस चार्ज आ गया एक, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या बचने वाला है, Fe2+ बचने वाला है। यानी कि ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन आपकी रिडक्शन, ये कंडीशन कैसी है, रिडक्शन की कंडीशन है। तो आप इस Fe2 और Fe3 से मत भूलना, कभी भी मतलब प्रॉब्लम हो तो इस Fe3 Fe2 को आप याद कर लेना। तो सिंपल सी बात, बिना किसी बकवास के, कि आपका जो ऑक्सीडेशन है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जो आपका रिडक्शन है उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ये 2 टर्म आपकी समझ में आ गई हो तो बताओ, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइज कौन होता है, रिड्यूस कौन होता है। ये चारों टर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चारों टर्म आपको पता होनी चाहिए कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चीज़ आपकी क्या होती है। तो इसको कभी भी इन दो में कंफ्यूज मत करना। अब ये जाओ भूल, ये दो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब आप जाओ भूल के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका चल रहा था, ठीक है। तो देखो अब मान लो कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नाम है आपका ए, मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ए। अब इसको इलेक्ट्रॉन को, इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, यानी कि लॉस करना है, लॉस करना है। तो यो क्या काम करेगा, इसको बोलेंगे अब रिड्यूसिंग। लॉस करेगा मतलब रिड्यूस करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को, रिड्यूस करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए वो लगाया इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि इस पर जो निगेटिव चार्ज है वो अब लॉस करेगा, वो अब डोनेट करेगा, ठीक है ना, इसलिए उसको बोला रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। और डोनेट करने के बाद जब इस ए ने, जब ये ए अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तब ये ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज स्टेट में चले जाएगा। कहने का मतलब क्या है, वो देखो मेरे पास 10 रुपये थे, मेरे पास 10 रुपये थे, ठीक है ना। तो मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करूंगा। मैं कैसे काम करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करूंगा। बट मैं जब भी 10 रुपये दे दूंगा, जब मैं 10 रुपये दे दूंगा वे किसी को भी, तो मैं कैसा हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा ऑक्सीडाइज, मैं हो जाऊंगा आपका ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। तो सेम वही है कि इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट से जो है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट ही आपका ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज कब होता है, जब आपका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडाइज कब होता है, जब आपका ऑक्सीडेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब ऑक्सीडेशन को देखो कि देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि ऑक्सीडाइज एजेंट को, क्योंकि देखो अब मैंने तो 10 रुपये यहाँ पर दे दिए थे, मैंने यहाँ पर 10 रुपये दे दिए थे, तो अब मेरे पास क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी कि मैं कंप्लीटली यहाँ पर ऑक्सीडाइज हूँ, मैं क्या हूँ, ऑक्सीडाइज हूँ। तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ कि मैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता हूँ। यानी कि अब किसी दूसरे से, यानी कि आपसे, आप अपने आप को समझ लो कि आपसे मैं अब जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, आपसे कोई भी इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मैं दोबारा से रिड्यूस हो जाऊँगा, मैं दोबारा से कैसा हो जाऊँगा, रिड्यूस हो जाऊँगा। नहीं समझ में आई ये कहानी तो कोई बात नहीं, अगर मेरे पास खाली पेज है, खैर खाली पेज मेरे पास नहीं है, मैं यहीं पर आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई मैं था, स्टार्टिंग में मैं था, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भर भर के थे, मैं था, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भर भर के थे, तो मैं तब कहलाऊँगा रिड्यूसिंग एजेंट, तब मैं कहलाऊँगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। बट कंडीशन ये आई कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ना है, किसी तरीके से डोनेट करने पड़ना है। तो जैसे ही मैंने डोनेट कर दिए तो अब मैं कहलाऊँगा ऑक्सीडाइज, अब मैं कहलाऊँगा ऑक्सीडाइज। और ये जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होता है ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इतनी सा समझ में आई। तो ये था आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर के बैठा हूँ, यानी कि मेरे पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो तब उस कंडीशन में मैं कहलाऊँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उस कंडीशन में तब मैं कहलाऊँगा, जब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तब मैं कहलाऊँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज एजेंट है, यानी कि मैं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहूँगा, यानी कि मैं रिडक्शन करना चाहूँगा अपने आप में, ठीक है ना, रिडक्शन प्रोसेस को करना चाहूँगा। तो जैसे ही मैं आप दोबारा से
अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ले लूँगा तो मैं हो जाऊँगा अब रिड्यूस, मैं हो जाऊँगा अब रिड्यूस। तो इस प्रोसेस को आप दोबारा देखना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग और आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज किसको बोलते हैं, रिड्यूस किसको बोलते हैं। बहुत ही अच्छे से समझाने की मैंने आपको कोशिश करी है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जो है इन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन को समझो कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये पॉइंट इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये पॉइंट इन्होंने गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर गेन होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका लॉस होता है। इसके बाद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होते चले जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा ऑक्सीडाइज स्टेट आपकी बढ़ती चली जाएगी, ऑक्सीडाइज स्टेट बढ़ती हुई चली जाएगी, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन होना है। रिडक्शन में क्या होगा कि रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होना है, बिल्कुल सही बात है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, बहुत सही बात है। यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये जो आपका दूसरा पॉइंट है इसको रिवर्स कर, मतलब उल्टा कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद डिक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जैसे जैसे आपका जो है कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करता हुआ चला जाएगा तो वो अपनी जो है रिड्यूस अवस्था में आता हुआ चला जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पर ख़त्म होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये टेबल आपकी समझ में आई होगी। अब टेबल नंबर ये वाली देखो कि देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और डोनेट करेगा तो ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन कैसी कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल गेन करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को वो कहलाएगा तब कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात याद रखना, कभी भी याद रखना, कभी भी ऑक्सीडेशन आपका जो है यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है आपका एक साथ होंगे, कभी भी ऑक्सीडेशन अलग नहीं होने का, रिडक्शन अलग नहीं होने का। अगर बाय चांस किसी वजह से ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है, रिडक्शन अलग हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम हाफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? हाफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपका एक साथ होता है, इसलिए हम इसको कंबाइन फॉर्म में कह देते हैं कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है, ठीक है ना, तो उसे कंप्लीट रिएक्शन आपका बोलते हैं। इसके बाद देखो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होने वाला है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो लॉस होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन आपके लॉस होने वाले हैं, ठीक है ना। और जो आपके ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन गेन होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं? गेन होने वाले हैं। जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इज ऑक्सीडाइज वाई, मतलब वाई जो आपका एक्स मॉलिक्यूल है वो आपका वाई से ऑक्सीडाइज होने वाला है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। और जो वाई है वाई रिड्यूस होने वाला है आपका एक्स से, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, यानी दोनों प्रोसेस आपके एक से ही होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब चलत है पीछे, ठीक है ना, अब चलत है आपका पीछे। तो देखो अब हम बात करेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स किस प्रकार से हुआ, यानी कि आपकी नामांकन की पद्धति एंजाइम्स की किस प्रकार से चली। तो यहाँ पर दो बात याद रख लेना कि देखो पहला तो क्या था कि एंजाइम्स को किसी भी सबस्ट्रेट के नाम पर नाम रख दिया। पहली बार क्या हुआ कि कोई आपका सबस्ट्रेट था उसके नाम पे ही एंजाइम्स का नाम रख दिया, तो पहला तो वो हो गया। इसके एग्जाम्पल आपका ट्रिप्सिन है, रेनिन है, ठीक है ना, पैप्सिन है, ये इसके एग्जाम्पल है जैसे कि सबस्ट्रेट के ऊपर। बट दूसरी कंडीशन दूसरे बार ऐसा हुआ कि किसी भी सबस्ट्रेट के पीछे एक ASE लगा दिया, ये ऐसा, ठीक है ना, सफिक्स में आपका पीछे ASE लगा दिया, यानी कि वो बन गया एंजाइम्स। तो ये दो नाम पद्धति आपकी चली। कहने का मतलब क्या है वो समझो। An enzyme is named according to the name of the substrate it catalyze, यानी कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही एंजाइम्स को नाम दे दिया जिस
आपका जो भी एक सबस्टेट कैटेलाइज हो रहा था, ठीक है ना, जो भी कैटेलाइज हो रहा था सबस्टेट, उसी सबस्टेट के अकॉर्डिंग एंजाइम्स को नाम दे दिया। सम एंजाइम्स वेयर नेम्ड बिफोर ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम्स वाज फॉर्म्ड लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन, ठीक है ना। तो इन ये सबस्ट्रेट के नाम थे पहले, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही इनको नाम दे दिया आपका एंजाइम्स, ठीक है ना, कि ये ही आपके एंजाइम्स का भी नाम है। तो अब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट कौन सा है, एंजाइम्स कौन सा है, तो उसमें कन्फ्यूजन पैदा होने लगी, ठीक है ना, कि अगर रेनिन लिखा हुआ है तो उसे हम सबस्ट्रेट माने या फिर एंजाइम्स माने, हम क्या मान करके चले, तो प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर आपका दूसरी बार ये कहा गया कि आप सफिक्स में जो है एज लगा दो, रहेगा आपका सबस्टेट, इस सबस्टेट के सफिक्स में एज लगा दो, यानी कि ए एस ई लगा दो। तो वाई एडिंग सफिक्स ए एस ई एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्टेट, सबस्टेट के सफिक्स में एज लगा दो, वो आपका एंजाइम्स का नाम बन जाएगा। एंजाइम्स फॉर कैटालाइजिंग द हाइड्रोलाइसिस इस टर्म एज हाइड्रोलेज, मतलब कहने का कि जो आपका जो सबस्टेट था उसके पीछे एज लगा दिया। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, यानी कि H2O का टूटना, H2O का टूटना और फिर वो किसी रिएक्शन में ऐड होना, वो कहलाता है आपका हाइड्रोलाइसिस। यानी यहाँ पर एंजाइम्स फॉर कैटालाइजिंग द हाइड्रोलाइसिस, जो वाटर को तोड़ रहा था, जो भी आपका वाटर को तोड़ रहा था एंजाइम्स, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम दे दिया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वेरी सिंपल, ठीक है ना, यानी कि पीछे सफिक्स में क्या लगा दिया, ASE। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पर माल्टोज है, माल्टोज प्लस वाटर लिया, इस जो जब माल्टोज टूटता है तो याद रखना ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में टूटता है। माल्टोज जब टूटता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में टूटता है। और इसके लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है वो होता है माल्टेज, ठीक है ना। तो माल्टोज के एक सबस्ट्रेट था, वाटर इसमें ऐड किया और जब यहाँ पर हाइड्रोलेज हुआ तो माल्टोज के अनुसार इसको नाम दे दिया माल्टेज, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो काफ़ी सारे इसी प्रकार से नाम लिखे हुए हैं जिनके पीछे आपका ASE इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको याद रखना है कि अगर लैक्टोज टूट रहा है तो वो किस किस में टूटेगा। जैसे लैक्टोज टूटेगा आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, लैक्टोज को जब ब्रेक करोगे तो आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूटेगा। और यहाँ पर जो आपको एंजाइम्स लगेगा वो लगेगा लैक्टेज। माल्टोज आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटने वाला है, ठीक है ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटने वाला है। और यहाँ पर जो आपका एंजाइम्स लगेगा वो लगेगा माल्टेज। सेलुलोज भी आपका जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटने वाला है और यहाँ पर जो आपका एंजाइम्स लगेगा वो लगेगा सेलुलेज। और याद रखना हमारे अंदर, यानी कि हमारे अंदर जो है सेलुलेज एंजाइम्स नहीं पाया जाता, ठीक है ना, हमारे अंदर सेलुलेज एंजाइम्स नहीं पाया जाता, वो जानवरों के अंदर पाया जाता है। इसके बाद जब आप लिपिड को तोड़ोगे तो लिपिड को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो लाइपेज की हेल्प से करेंगे और उसमें आपको ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलने वाला है, ठीक है ना। क्या मिलने वाला है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलने वाला है। ये फैटी एसिड आपके दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जब हम फैटी एसिड पढ़ेंगे आगे, लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखने वाले हैं। इसके बाद स्टार्च भी आपका क्या में टूटने वाला है, स्टार्च आपका जो है ग्लूकोज की काफ़ी सारी चैन मिला करके आपका स्टार्च बनाती है, ठीक है ना। यानी ग्लूकोज पहले टूटेगा आपका माल्टोज में और फिर माल्टोज ये आपका टूटने वाला है ग्लूकोज में। तो याद रखना स्टार्च से जब आपका माल्टोज टूटेगा तो वो अमाइलेज से टूटने वाला है, यानी कि अमाइलेज एंजाइम्स हेल्प करता है। और अमाइलेज हमारे मुंह में पाया जाता है, ठीक है ना, अमाइलेज हमारे मुंह में पाया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो आपका डाइजेशन है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माल्टोज का ब्रेक डाउन होना हमारे जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोटीन, आपका प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज चाहिए होता है और जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पेप्टिडेज मिलेगा एंड पॉलीपेप्टाइड्स मिलेगा, यानी कि आपको अमाइनो एसिड कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, अमाइनो एसिड मिलने वाले हैं, ठीक है ना। हमने देखा था कि वाटर का किस प्रकार से कंडेंसेशन हो रहा था आपके, जब हमने प्रोटीन का फॉर्मेशन पढ़ा था तब। तो इतनी बात पता चली आपको, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो देखो अब आ जाता है एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन।
पीछे हमने देखा नोमेनक्लेचर यानी कि नामांकरण कैसा था। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन के आपका जो एंजाइम्स होता है उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो याद रखना एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए एक कमीशन बना जिसको बोला गया इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन। इंटरनेशनल एंजाइम्स कमीशन कब बनाता है ये? 1958 में। 1958 में आपका बना था, ठीक है ना। आपको वैसा साल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे याद आते रहते हैं साल, ठीक है। तो आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाई एंजाइम्स, यानी कि आपका कैटेलाइज रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है, एंजाइम्स किस प्रकार से वर्क कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। यानी कि इसका जो नाम रखा गया है वो किसी सबस्टेट के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैटेलाइज रिएक्शन। तो याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ कैटेलाइज रिएक्शन। इसके बाद ये 6 मेजर क्लास में इसको डिवाइडेड किया गया, यानी कि एंजाइम्स की आपकी 6 क्लास बनाई गई, ठीक है ना। ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लास, सब क्लास एंड सो ऑन टू द डिस्क्राइब द ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स कैटेलाइज रिएक्शन। मतलब कि कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर तो आपको 6 क्लास चमक रही होगी, बट एंजाइम केवल 6 थोड़ी ना होते हैं, एंजाइम आपके 6 लाख हो सकते हैं, ठीक है ना। एंजाइम आपके 6 लाख हो सकते हैं। तो अब उनको भी नाम देना था, तो उनको नाम देने के लिए साइंटिस्टों ने क्या काम किया, साइंटिस्टों ने एक काम कर दिया, उनको नाम इस प्रकार से दिया कि आपका EC बना दिया, EC के बाद 1:1:1:1, ठीक है ना। इस प्रकार से नाम देना स्टार्ट कर दिया। मतलब फुल फॉर्म क्या है आपकी एंजाइम्स कमीशन, EC की फुल फॉर्म एंजाइम्स कमीशन 1:1:1, यानी कि यहाँ पर पहला 1 जो है ये क्लास को दर्शा रहा है, दूसरा जो 1 है वो आपका सब क्लास को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो ये तीसरा नंबर डिनोटिंग है ये आपको सब क्लास को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? सब क्लास को दिखा रहा है। और ये नंबर 4 जो है ये आपको सीरियल दिखा रहा है, ये आपको सीरियल दिखा रहा है। यानी कि पहला क्या है? पहला है आपका क्लास, पहला आपका क्लास, दूसरा क्या है? दूसरा आपका सब क्लास यानी कि सब क्लास, तीसरा क्या है आपका? सब क्लास, याद रखना सब क्लास, एंड नंबर 4 आपका सीरियल, 4 है सीरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक की जगह 2, यहाँ पर एक की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, मतलब कुछ भी नंबर हो सकते हैं, XYZ कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो देखो अब देख लो यहाँ पर EC, इनको मतलब अगर हम ये कहें कि इन एंजाइम्स को 6 क्लास में बांटा गया है। 6 क्लास कौन कौन सी है? पहली आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी है ट्रांसफरेज, तीसरी है हाइड्रोलेज, नंबर 4 है लाइएज, नंबर 5 है आइसोमरेज, एंड नंबर 6 है लाइगेज, ठीक है ना। इसका जो कोड है, कोड याद रख लेना, ओथलिल, क्या है? OTH एंड LIL, ठीक है ना। यानी कि ओथलिल जो है इसका निमोनिक्स है, तो ओथलिल से याद रख लेना। अब देखो मेन बात क्या है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो आपकी गेट में भी पूछी जा चुकी है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन पहला नंबर का है, पहले नंबर का है, ट्रांसफरेज आपके दूसरे नंबर का है, हाइड्रोलेज आपके तीसरे नंबर का है, एंड नंबर जो आपका लाइएज है वो चौथे नंबर का है, आइसोमरेज 5वें नंबर का है, लाइगेज आपके 6वें नंबर का है। यानी कि अगर इसको हम नामकरण करेंगे, इसका जो हम नामकरण करेंगे एंजाइम्स कमीशन के अकॉर्डिंग, तो इसको बोल सकते हैं हम EC1, इसको बोलेंगे हम EC1, एंड आपका क्लास सब क्लास सीरियल चलते रहेंगे, ठीक है ना। ट्रांसफरेज को हम बोलते हैं EC2, ट्रांसफरेज को हम क्या बोलते हैं? EC2, एंड इसके आगे आपकी क्लासेस चलती रहेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोलेज को हम बोलेंगे EC3, हाइड्रोलेज को क्या बोलेंगे? EC3 बोलेंगे, ठीक है ना। लाइएज को क्या बोलेंगे? लाइएज को बोलेंगे हम EC4, क्या बोलेंगे? EC4। इसी प्रकार आइसोमरेज को बोलेंगे हम EC5, क्या बोलेंगे? EC5, ठीक है ना। एंड लाइगेज को बोलेंगे हम EC6, क्या बोलेंगे? एंजाइम्स कमीशन 6, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि देखो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट गेट में बायोकेमिस्ट्री के शायद 2020 या फिर 19 के आपका जो सेकेंड मतलब जो लास्ट वाला टर्म रहता है एग्ज़ाम का, उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है ना। उसमें ये
पूछा जा चुका है। उसमें क्वेश्चन क्या था कि वहाँ पर लाइएज दिया था और उसमें पूछा था कि एंजाइम्स कमीशन का कौन सा नंबर ये लाइएज बनाता है, या फिर लाइएज जो होता है एंजाइम्स कमीशन का कौन सा नंबर है। तो वहाँ पर आपको दे रखा था कि EC4 है, EC6 है, यानी कि बात के दे रखे थे आपको एंजाइम्स कमीशन के नंबर, ठीक है ना। तो उसमें हमें बताना था। तो जिसको कोड पता था ओथलील, जिसको कोड पता था आपका ओथलील, ठीक है ना, ओथलील, वो तो आराम से कराया, ठीक है ना, वो आराम से कराया। मगर जिसको ये ओथलील का निमोनिक्स नहीं पता था वो नहीं कराया। एक्चुअली जिसको ओथलील पता था वो भी थोड़ा कंफ्यूज होगा। अब भी कंफ्यूज क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर 4 और नंबर 6 में आपको क्या है, लाइएज और लाइगेज देखने को मिल रहा है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है एल से ही स्टार्ट हो रहा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एल से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसको किस प्रकार से याद रखें कि लाइएज पहला आएगा या लाइगेज पहला आएगा। तो देखो लाइएज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, लाइसिस करना, किसी चीज़ का लाइसिस, ठीक है ना। लाइएज का यहाँ पर मतलब याद रखना लाइसिस करना, ठीक है ना, लाइसिस करना। जबकि लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना, लाइगेज करना जोड़ना, लाइगेज करना मतलब जोड़ना, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार से याद कर सकते हो कि पहले कोई भी चीज़ टूटेगी फिर जुड़ेगी, पहले कोई भी चीज़ किसी भी फॉर्म में टूटेगी फिर ही तो जोड़ोगे भाई। पहले कोई चीज़ तुम्हारी खराब होगी तभी तो उसे दुकान पर ले जा करके आप जुड़वाओगे। तो याद रखना सेम एंजाइम्स में भी पहले आपका जो है लाइगेज आने वाला है और उसके बाद आपका लाइगेज आने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर चलेंगे हम इनकी डेफिनेशन में कि इनमें होता क्या क्या है। तो मैं यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्टेज में आपका जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है यहाँ पर रिडोक्स रिएक्शन होने वाली है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर होगा, जैसे कि इसका नाम बता रहा है। ट्रांसफरेज में जैसे कि इसका नाम बता रहा है ट्रांसफरेज, यानी कि किसी भी ग्रुप का ट्रांसफ़र होने वाला है, ठीक है ना। हाइड्रोलेज, नाम पर जाओ, देखो नाम पर जाओ, यहाँ पर कुछ भी रटने वाली बात नहीं है। हाइड्रोलेज मतलब वाटर का ब्रेक डाउन होने वाला है, वाटर का ब्रेक डाउन होगा, बट यहाँ पर आपको ATP की आवश्यकता होगी, ठीक ना। वाटर का ब्रेक डाउन होगा बट यहाँ पर ATP की आवश्यकता होगी। लाइएज में क्या होगा कि आपके जो जैसे कि C बॉन्ड O, C बॉन्ड N, ये ग्रुप आपके टूटने वाले हैं, ये ग्रुप आपके ब्रेक डाउन होते हैं, बट यहाँ पर ATP की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ पर ATP की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे हम रिएक्शन में देखने वाले हैं। इसके बाद आपका लाइसोमरेज आ जाता है। लाइसोमरेज आपने सुना होगा कि आइसोमरेज आपने सुना होगा कि एक दूसरे के सदृश, यानी कि ट्विंस जो होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि वे एज ए ट्विंस वर्क करते हैं, यानी कि एक ही एंजाइम, दो एंजाइम्स एक ही प्रॉपर्टी रखते हैं, दो एंजाइम्स एक ही प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब फंक्शन मत समझना, यानी कि एक दूसरे के समान ही दिखते हैं वे, ठीक है ना। और कभी कभी हाँ प्रॉपर्टी भी रखते हैं बट एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी मतलब थोड़ी डिफरेंस होती है उनके अंदर, यानी कि फंक्शनल एक ही फंक्शन को वे कर सकते हैं, लेकिन कोई अधिक स्पीड से करेगा, कोई कम स्पीड से करेगा, यानी कि एक दूसरे के प्रॉपर जो है वे आइसोमर्स नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो है एज ए आइसोमर्स की तरह काम करते हैं कोई भी एंजाइम्स। तो यहाँ पर आइसोमरेज का मतलब आइसोमर्स ही आप समझ के चलो। लाइगेज का मतलब कि यहाँ पर देखो लाइगेज में तो ये एंजाइम्स होते हैं, ये जो ग्रुप थे ये टूट रहे थे, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता। बट अब यहाँ पर एडिशन जब होगा इन ग्रुप, यानी कि जब आपका C बॉन्ड O, C बॉन्ड N, C बॉन्ड M ये बनेंगे, तब वो कहलाएगा आपका लाइगेज, ठीक है ना। मुझे पता है अभी आपके समझ में कुछ नहीं आया है, तो चलो आपका मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ता हूँ और आपको थोड़ा बहुत और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, 6 क्लास लिखे हुए हैं, मेड ऑफ एक्शन किस प्रकार से काम करते हैं, जर्नल स्कीम ऑफ रिएक्शन यानी कि किस प्रकार से आपकी रिएक्शन होने वाली है, एंड कुछ आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके एंजाइम्स के, ठीक है ना। तो ये आप देखो, आप इसको समझो। तो सबसे पहला है EC1, ठीक है ना, सबसे पहला क्या है EC1, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज यहाँ पर जैसे कि इसका नाम बता रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होने वाला है एंड रिडक्शन भी होने वाला है। तो आपकी देखो कोई भी रिएक्शन होगी वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ ही होता है, तभी आपकी कंप्लीट रिएक्शन होती है। अगर ऑक्सीडेशन अकेला हो रहा है, रिडक्शन अकेला हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम हाफ रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं हाफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना।
बट यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो देखो पहला है, अगर ए का रिड्यूस हो रहा है, ए रिड्यूस हो रहा है तो ये कैसा बन जाएगा, ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। बी अगर हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो लास्ट में प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा क्या आने वाला है कि बी हमारा जो है आपका फिर रिड्यूस होने वाला है, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेज, इसका एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज में क्या होगा कि आपका एक कोई सा भी ग्रुप का ट्रांसफ़र होने वाला है, ग्रुप का ट्रांसफ़र होने वाला है। उसमें आपका एमिनो ग्रुप हो सकता है यानी कि NH2 हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है COOH हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है C डबल बॉन्ड O हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आपका एसाइल ग्रुप हो सकता है RC डबल बॉन्ड O हो सकता है। कार्बोनिल एक्चुअली C बॉन्ड O होता है, ठीक है ना, C सिंगल बॉन्ड O होता है। इसके बाद देखो ट्रांसफ़र यहाँ पर कैसे हुआ कि पहले A-B था प्लस C था, A-B था प्लस C था। अब ये देखो जब बना तो ये जो C है, ये C अब इस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये C ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक प्रकार से कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, इंट्रा ट्रांसफ़र हो रहा है। कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, इंट्रा ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि A प्लस C माइनस के B बना लेगा। इसके जो एग्जाम्पल है ट्रांसमिनेज हो गया, फास्फोट्रेज हो गया, काइनेज हो गया, फास्फेटेज हो गया, ठीक है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर काइनेज का क्या मतलब है, फास्फेटेज का क्या मतलब है, चलो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोलेज क्या होता है, यानी कि यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा और वो वाटर जो है आपका रिएक्शन में यूज होने वाला है। यानी कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सबस्ट्रेट बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि सबस्ट्रेट के बाद जो देखो प्रोडक्ट बनने वाला है आपका, वहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है। जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइक रेनिन, पेप्सिन, अमाइलेज, ठीक है ना, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इवन जो आपके लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो आपके लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं वे सब कैसे होते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद आइसोमरेज क्या होता है कि कंट्रोल द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनादर बाय द ट्रांसफरिंग ए ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनादर। यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि देखो सेम जो है आपका मतलब आइसोमर्स होंगे, सेम आइसोमर्स होंगे, बट एक ग्रुप का ही ट्रांसफ़र होगा, केवल एक ग्रुप का ही ट्रांसफ़र होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो था A-B-C, ठीक है ना, तो सेम बनने वाला है ABC आपका सेम बनने वाला है। लेकिन जो C था वो पहले बाद में था तो वो अब इन बिटवीन आ गया, इन बिटवीन आ गया, मतलब चेंज जो है देखो अब इस पूरे को एक ग्रुप था, ये पूरा एक ग्रुप था, बट इस ग्रुप को अब मॉडिफाइड कर दिया गया है, इस ग्रुप को मॉडिफाइड कर दिया गया है। इसका एग्जाम्पल है आइसोमरेज, इसका एग्जाम्पल क्या आपका आइसोमरेज। इसके बाद लाइएज आ जाता है, लाइएज जो है आपका, लाइएज में क्या होने वाला है, ब्रेक डाउन होने वाला है, ब्रेक केमिकल बॉन्ड विदाउट एडिशन वाटर, यानी कि यहाँ पर कोई भी वाटर का एडिशन नहीं होता बट हमारा जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यानी कि पहला अगर यहाँ पर बॉन्ड जो था ए बी बन रहा था, यहाँ पर अगर ए बी बन रहा था हमारा बॉन्ड, तो वो अब ब्रेक डाउन होकर के A+B में चला जाएगा, A+B में चला जाएगा। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। अब आ जाता है आपका लाइगेज, लाइगेज में फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू केमिकल बॉन्ड यूजिंग ATP एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि लाइगेज को किसी भी बॉन्ड को जोड़ने के लिए ATP की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि A+B था पहले, अब इसको जब हमने ATP दी तो ये हमारा AB बना देगा, ये क्या बना देगा हमारा AB बना देगा। और देखो यहाँ से जो है अब ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP+PI में, ADP+PI में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो अच्छा सबसे अच्छा उदाहरण है वो है DNA लाइगेज, DNA लाइगेज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो देखो आप समझ लो कि कहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, ट्रांसफर में आपका कोई सा भी ग्रुप ट्रांसफर हो रहा था, हाइड्रोलेज में आपका वाटर का जो है मतलब वो वहाँ पर वाटर जो है टूट करके रिएक्शन में जुड़ रहा था, ठीक है ना। आइसोमरेज में आइसोमर फॉर्म बन रही थी आपकी, ठीक है ना, आइसोमर फॉर्म में ही आपका चेंजिंग होती थी। लाइएज में आपका जो है जो बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो रहा था बट विद आउट वाटर, ठीक है ना, वहाँ पर वाटर का वहाँ पर कोई भी काम नहीं होना। लाइगेज में ATP की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा।
इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल याद रख लेना, ये मतलब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे बताया है, बट मैंने ये स्लाइड इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम्स दे रखे हैं, फ्यूमरेज आपसे पूछा जा चुका है, फ्यूमरेज आपसे पूछा जा चुका है कि लाइएज का जो एग्जाम्पल क्या है, तो याद रखना फ्यूमरेज आपका जो है लाइएज का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। क्योंकि फ्यूमरेज क्या करता है, एज ए ब्रेकडाउन की तरह काम करता है, ठीक है ना, ब्रेकडाउन की तरह काम करता है, बट यहाँ पर कोई भी वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो कुछ अब डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो हो गया आपका 1 मिनट का ब्रेक, ठीक है ना। बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडोरिडक्टेज के बारे में। एक्चुअली मैंने आपसे बताया था कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है और ये आपका थोड़ा सा ना बेसिक भी है। क्योंकि देखो अगर मैं आपसे, वैसे तो मैंने एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दिया है, बट आपके समझ में क्या आया कितना आया तो कह नहीं सकते, तो इसलिए जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज से। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन भी होगा रिएक्शन में और रिडक्शन भी होने वाला है, ठीक है ना। अब इस ऑक्सीडोरिडक्टेज के आपके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं वो देख लो। तो सबसे पहला आता है आपका ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज क्या होता है कि जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कोई भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेजेस, यानी कि यूज ऑक्सीजन एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बट डू नॉट इनकारपोरेटेड इनटू द सबस्टेट, यानी कि किसी भी सबस्टेट में वो इनकारपोरेटेड नहीं हो पाता आपका, ठीक है ना। इसके बाद डिहाइड्रोजनेज क्या होता है कि यूज मॉलिक्यूल अदर देन ऑक्सीजन, यानी कि जो आपका ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल हुआ तो वो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, लाइक NAD प्लस हो गया, NADPH प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल आपके जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को आपका ये अपने ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। अब ऑक्सीजनेज में क्या होता है, देखो एक होता है आपका ऑक्सीडेज, दूसरा होता है आपका ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज में क्या होने वाला है कि डायरेक्टली इनकारपोरेटेड इनटू द सबस्टेट, यानी कि जो ऑक्सीजन है उस पर डायरेक्टली वो इनकारपोरेटेड हो जाता है आपका सबस्टेट के साथ, ठीक है ना, इनकारपोरेटेड हो जाता है डायरेक्ट सबस्टेट के साथ में, ठीक है ना। परोक्सीडेज क्या होता है, परोक्सीडेज मैंने बताया था आयरन परोक्सीडेज के अंदर पाया जाता है आपका, ठीक है ना, और इसमें यूज H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परोक्साइड यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है ना, यानी परोक्सीडेज में आपका H2O2 एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको या तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग मिल रही होगी या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस ही मिल रहा होगा। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेजेस का यह ध्यान रखना, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेजेज आपने सुना होगा, अभी मैंने पीछे बात की थी। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब आपको पता होगा, ऑक्सीजिनेज का मतलब आपको पता होगा, परोक्सीडेज का मतलब आपको पता होगा। परोक्सीडेज में क्या होता है कि आपका H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परोक्साइड जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजनेज में डायरेक्ट इनकारपोरेटेड होता है इनटू द सबस्ट्रेट। डिहाइड्रोजनेज में ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीडेजेज में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं दूसरे पर, ट्रांसफरेज पर। तो ट्रांसफरेज को हम EC2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ट्रांसफरेज में आपका कोई सा भी ग्रुप का, याद रखना, ग्रुप का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूलर टू अनादर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा तो वो होगा आपका ट्रांसफरेज की सहायता से। याद रखना जैसे ट्रांस कार्बोक्सिलेज, यहाँ पर अमीनो ग्रुप आ जाएगा। अमीनो ग्रुप कौन सा होता है आपका NH3, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है आपका COOH, कौन सा होता है COOH। कार्बोनिल कौन सा होता है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। मिथाइल एक होता है मिथाइल, ठीक है ना। मिथाइल क्या होता है CH4, मिथाइल होता है आपका CH4।
फास्फोराइल क्या होता है, यानी कि जब फॉस्फेट से कोई दूसरा एटम आकर के जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं फास्फोराइल, जैसे कि PO4 निगेटिव, ठीक है ना। एसाइल क्या होता है, एसाइल ग्रुप बोलते हैं RC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो ये ग्रुप ये ग्रुप है, ठीक है ना, ये ग्रुप है और ये ग्रुप के ऊपर नाम है। तो अगर इन ग्रुप का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो होता है आपका ट्रांसफरेज एंजाइम से। जैसे कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यानी कि COOH का ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांस कार्बोक्सिलेज। अगर अमीनो ग्रुप का हो रहा होगा आपका ट्रांसफ़र तो उसको बोलेंगे ट्रांस एमिनिएज। अब होता है, एक होता है इसमें काइनेज एंड एक होता है फास्फोराइलेज, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को याद रखना कि काइनेज में होता है आपका ट्रांसफ़र फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर फॉस्फेट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू सबस्ट्रेट, यानी कि ATP से, याद रखना, ATP से आपका सबस्ट्रेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होने वाला है। सबस्ट्रेट ग्रुप का यानी कि P का ट्रांसफ़र होने वाला है, और जब P का ट्रांसफ़र होने वाला है तो यहाँ पर बचेगा आपका ADP। यहाँ पर क्या बचने वाला है, ADP बचने वाला है, ठीक है ना। किसमें, काइनेज में। काइनेज का मतलब ATP से ADP में जाना, बट यहाँ पर याद रखना फॉस्फेट, इसको हम ऑर्गेनिक फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। फॉस्फोराइलेज में क्या होता है, फॉस्फोराइलेज इस काइनेज का ही भाई है, बट यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ट्रांसफ़र होगा। इनऑर्गेनिक यानी कि PI देखते होंगे ना, एक जगह आपका P लिखा हो जाता है, दूसरी जगह आपका PI लिखा हो जाता है। तो PI का मतलब होता है फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, यानी ATP ADP में तो चेंज होगा, बट अब यहाँ पर P की जगह PI यहाँ पर काम करेगा, यानी कि इनऑर्गेनिक ग्रुप आपका काम करने वाला है। ट्रांसफरेज में इतनी बात समझ में आ गई। ये चारों के चारों एंजाइम्स याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलेज यानी कि वही वाटर जब टूटेगा, वाटर टूट करके किसी दूसरे रिएक्शन में जा करके मिलने वाला है। इसके एग्जाम्पल है कि फास्फोडाइएस्ट्रेज, फास्फेट, पेप्टिडेज, ठीक है ना। तीनों के तीनों याद रख लेना कि क्या क्लीव हो रहा है। फास्फोडाइएस्ट्रेज में क्लीव होगा आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फेटेज में आपका रिमूव होगा फास्फेट ग्रुप, ठीक है ना। फास्फेट ग्रुप आपका रिमूव होने वाला, बट यहाँ पर देखो पीछे क्या था, पीछे आपका था कि जब आपका क्या हो रहा था, दूसरा ओथ मतलब ट्रांसफरेज। जब ट्रांसफरेज हो रहा था, ट्रांसफरेज में आपका ग्रुप का ट्रांसफर होता है, ग्रुप का ट्रांसफर होता है, फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। बट यहाँ पर हाइड्रोलेज में यहाँ पर रिमूव होगा, यहाँ पर रिमूव होगा बाय द हेल्प ऑफ एडिंग वाटर, ठीक है ना। वाटर आएगा और फास्फेट ग्रुप का तब रिमूव होगा, ठीक है ना। इसके बाद पेप्टिडेज में आपका क्लीव एमाइड बॉन्ड सच एज दोज इन प्रोटीन। पेप्टिडेज में आपका एमाइड बॉन्ड का क्लीव होने वाला है। तो ये याद रख लेना, जो यहाँ पर मैं एंजाइम्स बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 का आता है आपका लाइएज। लाइएज में आपके बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे C में, CO में, CN में, CS में, वो भी बिना किसी ATP की सहायता से, बिना किसी आपके वाटर की सहायता से, ठीक ना। इसके एग्जांपल याद रख लेना, एल्डोलेज होता है, अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है सिंथेसिस, इसका जो है, जो लाइएज है, लाइएज का एक एग्जांपल है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है लिंक टू मॉलिक्यूल विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ATP। मतलब देखो यहाँ पर तो मैंने ब्रेक डाउन बताया है, अब मैं यहाँ पर लिंक कैसा बता रहा हूँ कि देखो समझो इसको ना थोड़ा समझ लो। पीछे जाते हैं तो देखो इसको थोड़ा सा समझो, ऐसा समझ सकते हो कि जब आपका मैं यहाँ पर ले ही लेता हूँ मार्कर अपना, कि देखो मान लो इस C और इस CO में ब्रेक डाउन होगा, इस C में ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ से ये C ग्रुप रिमूव हो जाएगा, यहाँ से C ग्रुप रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा, जो लिंकेशन बनेगी, अब वो CO में बन जाएगी। तो इसका सिंथेज का मतलब ये है कि लिंक टू मॉलिक्यूल विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ATP। तीसरा इसका एग्जाम्पल है डिहाइड्रेट्स, ठीक है ना। नंबर चौथा है डीकार्बोक्सिलेज। तो ये एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आइसोमरेज, सेवरल टाइप्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर, याद रखना यहाँ पर कैसे, इंट्रामोलिकुलर यानी कि विद इन, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट एंड यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म, यानी कि इसके एग्जांपल म्यूटेज, सिस ट्रांस आइसोमरेज, एपीमरेज, रिसिमेज, ये आपके जो है एंजाइम्स के नाम है, ठीक है ना। तो एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं आपको याद रखने पड़ेंगे।
इसके बाद लाइगेज, लाइगेज को हम सिंथेटेज के नाम से बोलते हैं। सिंथेज हम लाइएज को बोलते हैं और सिंथेटेज हम लाइगेज को बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि सिंथेज आपका चौथे नंबर का आता है और सिंथेटेज आपका छठे नंबर का आता है। सिंथेज में क्या हो रहा था कि कैटलाइज ए सिंथेटिक प्रोसेस विदाउट एटीपी, यानी वहाँ पर कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, बट सिंथेटेज में आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल याद रख लेना, सक्सिनिल कोएंजाइम्स, ए सिंथेटेज, ग्लूटामिक सिंथेटेज, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ तक तो देखो आपका क्लासिफिकेशन, ये लाइएज लाइगेज में थोड़ा सा अंतर है, वो आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, कोई इसमें इतना ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। अब देखते हैं एंजाइम्स एक्शन, या फिर इसका कोई दूसरा लेक्चर लो आप एंजाइम एक्शन के लिए। हाँ चलो ठीक है, मैं इसको जो है दूसरे लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी मैं, क्योंकि एकदम से सब चीज़ खाना अच्छी बात नहीं। केवल आपका यही काम है, जो आपको एंजाइम्स दिए गए हैं उन एंजाइम्स को ही याद रख लेना आप, ठीक है ना। आज का काम खाली आपका ये है कि उन एंजाइम्स को ही याद रख लेना, इससे आगे हम कल चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।